नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर एक बात कहा करते थे कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। भारत के पश्चिम में एक ऐसा पड़ोसी मुल्क है जिसे कौन चलाता है और वो कैसे चलता है, सत्ता किसके हाथों में रहती है, इन सवालों के जवाब में दुनिया भर के पॉलिटिकल पंडित, डिप्लोमैट और रिसर्चर्स अक्सर गच्चा खाते रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां की फिजाओं में ऑक्सीजन से ज्यादा साजिश और तिकड़म मौजूद है, जहां दोस्त और दुश्मन में फर्क करना मुश्किल है। कब कौन दोस्त बन जाए और कौन दुश्मन, इसका पता ही नहीं चलता। ये एक ऐसा मुल्क है जहां कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, कोई किसी के अधीन काम करना नहीं चाहता। अपनी सहूलियत के हिसाब से सबने अपनी लकीर खींच रखी है। एक मुल्क को चलाने, बढ़ाने और कामयाब बनाने में जो भी फैक्टर्स अहम किरदार निभाते हैं, वो पाकिस्तान में एक दूसरे से टकराने और निपटने में हमेशा व्यस्त रहते हैं। ये सब पाकिस्तान के जन्म से लेकर अब तक जारी है। आज मैं पाकिस्तान की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि अगर पड़ोस में आग लगी हो तो आप बेफिक्र होकर नहीं बैठ सकते। आज पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। जाहिर है उसका असर भारत पर भी पड़ना तय है। इसलिए आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि पाकिस्तान में ऐसा क्या है जिससे वहां हमेशा संघर्ष की स्थिति और साजिश के लिए जमीन तैयार रहती है, जहां अब तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, जहां सेना कभी भी लोकतंत्र को अपने बूटों तले रौंद देती है। इस्लामाबाद में बैठी सरकार रावलपिंडी के बैठे आर्मी के जनरल्स के इशारे पर नाचती रहती है। जिस पाकिस्तान के सामने जन्म के समय जन्नत में तब्दील होने की संभावना थी, उसे पिछले 75 वर्षों में किन शक्तियों ने एक नाकाम मुल्क और आतंकियों की जन्नत बना दिया। क्या पाकिस्तान के लोग ऐसे ही घुट घुट कर मरते रहेंगे या इस रात की कभी सुबह होगी? पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी पर लटका दिया गया। एक सैन्य तानाशाह की हवाई दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। कई पूर्व प्रधानमंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी तो कईयों को विदेश भागना पड़ा। ये पाकिस्तान के सत्ता पुराण और रक्त चरित्र का छोटा सा परिचय है। ऐसे में भला क्रिकेट की पिच से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले इमरान खान, जिन्हें पहले से ही इलेक्टेड नहीं सेलेक्टेड कहा जाता था, कैसे बच के रह सकते हैं? सबसे पहले ये समझते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा उथल पुथल और कोहराम की स्क्रिप्ट कैसे तैयार हुई। इसमें पर्दे के पीछे के खिलाड़ी कौन हैं और वो कौन सी चाल चल रहे हैं। ये बुज़दिल इमरान, अगर मैंने अपने ज़मीर का सौदा करके रिश्वत देनी है एमएलएस को, मैं लानत भेजता हूं ऐसी हुकूमत को। तो अब आप ये जो आवाजें दे रहे हैं, ये आपकी आवाजें नहीं है, ये चीखें हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा। आपकी गेम इज नाउ ओवर। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार कितने दिन और चलेगी ये कोई नहीं जानता। इमरान खान को हटाने का दम भर रही विरोधी पार्टियां कब तक एकजुट रहेंगी? पाकिस्तान की संसद में 28 मार्च को क्या होगा? पूरे पाकिस्तान में हर समीकरण पर लगातार गुनाभाग चल रहा है, जिसमें इमरान अपनी सरकार बचाने और विरोधी गिराने में पूरी ताकत में जुटे हुए हैं। अगर मैंने लोगों का पैसा चोरी करके अपनी गवर्नमेंट बचानी है, इससे बेहतर है कि मेरी गवर्नमेंट चली जाए।
अब सिर्फ इस्तीफा देने से बात नहीं बनती, अब तुम्हें घर जाना पड़ेगा। ये जो वजीर आजम आपको नजर आ रहा है ना भागते भागते, ये अपना अक्सरियत खो चुका है। इमरान सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने पहले से ही मोर्चा खोल रखा है, लेकिन इस बार बढ़ती महंगाई को मुद्दा बनाकर उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी से बेदखल करने की स्क्रिप्ट तैयार हुई है। इस स्क्रिप्ट को तैयार करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं लंदन में बैठे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। इस मिशन में बिलावल भुट्टो की पीपीपी और फजलुर रहमान की पार्टी भी साथ साथ है। शहबाज शरीफ उसने अपनी अचकन सलवा ली थी, प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा था। शहबाज शरीफ वो अचकन को संभाल के रख लो, क्योंकि वो मेरे ख्याल में आपको किसी और को देनी पड़ेगी। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? अगर पीर को ये फिर धांधली के मर्तकब होते हैं तो फिर दमादम मस्क लंदन। इमरान खान की मुश्किलें उनकी ही पार्टी के 24 सांसदों के बागी होने के बाद शुरू हुई। बागी सांसदों को लाइन पर लाने के लिए इमरान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मतदान में हिस्सा लेने से रोकने की अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों का विश्वास प्रस्ताव में वोट डालने से रोकने को उनका अपमान जैसा बताया। फिलहाल इस मामले में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है। दूसरी ओर पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान खान की पार्टी के 50 मंत्री गायब हैं, यानी सार्वजनिक रूप से नहीं दिख रहे हैं। देखिए, आने वाले कुछ दिनों में कोई मिरेकल हो जाए तो दूसरी बात है, अदरवाइज ये लगभग तय है कि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार अविश्वास प्रस्ताव में जीत नहीं पाएगी और इमरान खान को गद्दी को छोड़ के जाना पड़ेगा। 28 मार्च को नेशनल असेंबली यानी पाकिस्तान की संसद में इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी तय है। पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के 3 दिन बाद और 7 दिन के अंदर वोटिंग कराना जरूरी है। विपक्ष का आरोप है कि नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर लगातार पीएम इमरान खान के इशारे पर वोटिंग टालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उन्हें बहुमत जुटाने के लिए ज्यादा वक्त मिल सके। पाकिस्तान में सांसदों की संख्या 342 है। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 172 का है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 155 सांसद थे। उन्होंने दूसरी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर 179 वोट हासिल किए थे, लेकिन अब उनकी ही पार्टी के कितने सांसद उनके साथ खड़े हैं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इमरान खान अच्छी तरह जानते हैं कि आगे की राह आसान नहीं है। ऐसे में उन्होंने 27 मार्च को इस्लामाबाद में एक बड़ी रैली का आयोजन किया है। जाहिर है इस रैली के जरिए वो लोगों को बताएंगे कि उन्होंने मुल्क के लिए क्या क्या किया है और विपक्ष किस तरह से उन्हें सत्ता से बेदखल करने की साजिश कर रहा है। हो सकता है कि एवरेज पाकिस्तानी चाहता हो कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी आए, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ हो रही है, जब तक कि वहाँ पर आर्मी का, इस बार भी आर्मी की खास प्रॉब्लम है। जनरल बाजवा ने साफ कह दिया है कि वो उनके साथ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इमरान खान का, इसीलिए एक नया एक वो बन रहा है। तो ये चीज़ जो है पाकिस्तान के बारे में अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि एक डेमोक्रेटिक शैम है वहाँ पर। वहीं इमरान खान की विरोधी पार्टियों के भी लॉन्ग मार्च जारी है, जो इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहा है। संभवतः पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब मुल्क में इतनी सियासी उथल पुथल है और पाकिस्तानी सेना इन सबसे दूर तटस्थ खड़ी दिख रही है। पता नहीं रावलपिंडी में बैठे आर्मी जनरल्स के दिमाग में कौन सा प्लान चल रहा है। इमरान खान आज जिस दौर से गुजर रहे हैं वो पाकिस्तान के मिजाज से अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि इमरान खान को अपने दोस्तों और दुश्मनों का अंदाजा नहीं होगा। बदले समीकरण में इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक, लाहौर से कराची तक पाकिस्तान के पावर एलीट अपने नफा नुकसान का हिसाब लगा रहे होंगे। राजनीतिक अनसर्टेनिटी, महंगाई और बेरोजगारी समेत हजारों मुसीबतों से जूझ रहे पाकिस्तान के 20 करोड़ लोग संभवतः ये सोच रहे होंगे कि पिछले 75 सालों में कहां कहां गलतियां हुई, जिसके कारण उनका मुल्क इतना पिछड़ गया और पड़ोसी देश भारत इतना आगे बढ़ गया। आजादी के समय दोनों मुल्कों की परिस्थितियां कमोवेश एक जैसी थी। कुछ मामले में पाकिस्तान की स्थिति भारत से बेहतर थी, लेकिन आजादी के बाद भारत ने अपने सबसे बड़ी ताकत संविधान को बनाया, संवैधानिक संस्थाओं की मजबूती में पूरा जोर लगाया,
जबकि पाकिस्तान का संविधान बनने से पहले ही पाकिस्तान में लॉ ऑफ नेसेसिटी यानी जरूरत का कानून पास हो चुका था। इससे सेना को लोकतांत्रिक सरकार को बर्खास्त करने की ताकत मिल गई। यहीं से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादत गाह में जाने के लिए। मोहम्मद अली जिन्ना अच्छी तरह जानते थे कि मुसलमानों के लिए अलग देश के नाम पर पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन एक मुल्क के तौर पर तभी खड़ा रह सकता है जब रूल ऑफ लॉ हो, सभी धर्म के लोगों को बराबरी का हक मिले। जिस उन्माद और जुनून को हवा देते हुए पाकिस्तान के जन्म की पटकथा तैयार हुई थी, उसमें जिन्ना का बदला सुर वहां के ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। ऐसे में उनके खिलाफ साजिश शुरू हो गई। जिस लियाकत को जिन्ना ने प्रधानमंत्री बनवाया, वही जिन्ना को किनारे लगाने में जुट गए। पाकिस्तान में संविधान की कोई मीनिंग नहीं है। पाकिस्तान जो है वो वहाँ के ऊपर धर्म के नाम पे वो मुल्क बना, और वो धर्म के नाम पे जो भी मुल्क बनता है वो चल नहीं पाता। लियाकत अली के खिलाफ भी भीतर ही भीतर असंतोष धधक रहा था। अक्टूबर 1951 में एक अफगान युवक ने गोली मारकर लियाकत अली की हत्या कर दी। पाकिस्तान में धीरे धीरे कट्टरपंथी ताकतें अपनी जगह बनाने लगी। पाकिस्तान खुद के भीतर उलझता जा रहा था। 1954 में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद और जस्टिस मुनीर लॉ ऑफ नेसेसिटी यानी आवश्यकता का कानून लेकर पहली बार सामने आए। इस कानून से सेना को लोकतांत्रिक सरकार को बर्खास्त करने और हटाने की ताकत मिल गई। पाकिस्तान का संविधान 1956 में बनकर तैयार हुआ। करीब 2 साल ही पाकिस्तान में हुकूमत संविधान के मुताबिक चली। 1958 में जनरल अयूब खान ने तख्ता पलटकर सत्ता हथिया ली और संविधान को भंग कर दिया। देखिए, पहला बार वहाँ का संविधान जो 56 में हुआ, 1956 में पहली बार, और 2 साल के अंदर ही और उसको जो है जनरल क्या नाम था उनका, उन्होंने उसको 58 में ही सस्पेंड कर दिया। उसके बाद देखिए दोबारा से 77 में आकर के लगा, तो 78 में फिर आप जियाउल हक ने उसको खत्म कर दिया। अवाम और आईन यानी संविधान की ओर कोई ध्यान नहीं देना चाहता था। साल 1962 में पाकिस्तान का दूसरा संविधान बना। इसमें इस्लामिक मूल्यों को बरकरार रखा गया, लेकिन राष्ट्रपति को बहुत ताकतवर बना दिया गया। उसके बाद जनरल याह्या खान ने अपने हिसाब से संविधान में बदलाव करवाया। मतलब पाकिस्तान में अपनी सहूलियत के हिसाब से हुक्मरान संविधान से खेलते रहे। मैं अपना आइन देता हूं, और याह्या खान ने भी कहा कि मैंने बड़ी कोशिश की कि असेंबली यानी अवाम आइन बनाए। आइन अवाम नहीं बना सकते, मैं अपना आइन दूंगा। पाकिस्तान के लोगों के नब्ज को टटोलते हुए जुल्फिकार अली भुट्टो ने सैन्य तानाशाही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और संविधान बनाने की कोशिशें शुरू हुई। 1973 में पाकिस्तान को तीसरा संविधान मिला, जिसमें संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, प्रधानमंत्री को सरकार का प्रमुख बनाया गया और उर्दू को मुल्क की राष्ट्रीय भाषा। कड़वा सच यही है कि कभी पाकिस्तान आईन यानी संविधान के हिसाब से चला ही नहीं। हुक्मरानों ने हमेशा संविधान को अपनी सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल किया, और इसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर खड़ा है। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिमों के लिए जिस पाकिस्तान को बनाया, वहां भी मुसलमान पंजाबी, सिंधी, बलोच, पठान, शिया, सुन्नी, मुहाजिर, हाजरा, अहमदिया और कई दूसरे फिरकों में बटे हुए हैं। अहमदिया को तो मुसलमान मानते भी नहीं हैं। मतलब पाकिस्तान के भीतर भी मुसलमानों की पहचान कई टुकड़ों में बटी हुई है, जिनमें आपसी संघर्ष होता रहता है। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने भाषा, क्षेत्रीय असमानता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और जन आक्रोश से जुड़े मुद्दों का समाधान संविधान के दायरे में खोजने की जगह सेना की बंदूकों में देखा, जिसका नतीजा रहा कि पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और बांग्लादेश का जन्म हुआ।
सरकार, सेना और सिस्टम में पंजाबी मुस्लिमों के वर्चस्व के खिलाफ पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में आक्रोश अक्सर सामने आता रहता है। पाकिस्तान में सेना शुरू से ही अहम किरदार निभाती रही है, कभी सीधे तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से। ये पाकिस्तान की जर्जर लोकतांत्रिक संस्थाओं का ही नतीजा है कि किसी भी चुनी हुई सरकार को आर्मी के जनरल सत्ता से बेदखल कर देते हैं। पिछले 75 वर्षों में वहां 33 साल सेना का शासन रहा है। पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद लोकतंत्र को मजबूती देने वाली संस्थाओं को ताकतवर बनाने की जगह कमजोर करने का भीतर खाने खेल शुरू हो गया, जिसका नतीजा रहा कि 1947 से 57 के बीच यानी 10 साल में 7 प्रधानमंत्री बदले। राजनीतिक अस्थिरता के बीच पाकिस्तान में सेना मजबूत होने लगी। बदली परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए जनरल अयूब खान मुल्क के सर्वोसर्वा बन गए और सत्ता पहली बार सेना के हाथों में आ गई। जनरल अयूब खान अपने तरीके से पाकिस्तान को चलाने लगे। उस दौर में मुल्क के अलग अलग हिस्सों में आक्रोश भड़क रहा था। 1960 के दशक में पाकिस्तान के बंगाल, सिंध और बलूचिस्तान में भाषा को लेकर बड़ा आंदोलन चला। वो साल 1962 का था। जनरल अयूब खान ने पूरे पाकिस्तान को एक यूनिट में बदलने का फैसला किया। पश्चिमी पाकिस्तान में स्वात घाटी में कई कबायली इलाके थे जिनकी अपनी संस्कृति थी। लोग अयूब खान के इस फैसले से नाराज हो गए। बलूचिस्तान और पख्तूनिस्तान की आजादी छीन ली गई। पूर्वी बांग्लादेश में लोग सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान में सिर्फ पंजाबी मुसलमानों का दबदबा दिख रहा था। देखिए, पाकिस्तान की गवर्नेंस में, वहाँ की सिविलियन और आर्मी इंस्टीट्यूशंस में पंजाबी मुस्लिम्स का काफ़ी वर्चस्व है और बोलबाला है। इसी के चलते हुए वहाँ के दूसरी कम्युनिटीज़ जैसे खासतौर से सिंधीज और बलोच, ये अपने आप को बहुत ही निगलेक्टेड और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट मानते हैं। वो साल 1965 का था। पाकिस्तान में अमेरिका जैसी राष्ट्रपति शासन प्रणाली लागू करने वाले अयूब खान ने चुनाव कराने का फैसला किया। वो खुद मुस्लिम लीग के उम्मीदवार बने। उनके सामने थी मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना। उन्हें भी अच्छे खासे वोट मिले, लेकिन जनरल अयूब इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए चुनाव जीत गए। उनकी जीत पर सवाल उठे। इस बीच उन्होंने भारत के खिलाफ जंग छेड़ दी, लेकिन जंग के नतीजों ने उनकी छवि को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। ऐसे में उन्होंने राष्ट्रपति की कुर्सी छोड़ने में बेहतरी समझी और सत्ता अपने आर्मी चीफ याह्या खान को सौंप दी। जब भी प्रॉब्लम आती थी तो सेना को हस्तक्षेप करना पड़ता था और सत्ता स्वयं ले लेती थी। संविधान को वो सस्पेंड कर देते थे, मार्शल लॉ डिक्लेयर कर देते थे। जनरल याह्या खान पाकिस्तान में उठने वाली हर आवाज को फौज और बंदूक की नोक पर दबाने में जुट गए। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बैठे हुक्मरानों के इशारे पर जुल्म शुरू हुआ। बांग्ला भाषी मुसलमानों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में आजादी और मानवता के नाम पर लड़ाई लड़ी तो पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा। बांग्लादेश एक आजाद मुल्क बना। पाकिस्तान टूट गया। पाकिस्तान की टूट का ठीकरा याह्या खान के सिर फूटा। ऐसे में उन्होंने मुल्क की कमान जुल्फिकार अली भुट्टो को सौंप दी। उन्होंने साल 1976 में जनरल जियाउल हक को आर्मी चीफ बनाया। उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलटकर खुद सत्ता हासिल कर ली। बाद में जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी पर लटका दिए गए। जनरल जिया ने मुल्क में शरिया कानून लागू किया, जिससे पाकिस्तान धार्मिक कट्टरता के राह पर तेजी से बढ़ा। कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर भी इसी दौर में एक रणनीति के तहत तेज किया गया। उन्होंने मुल्क के भीतर कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिन्हें कूटनीतिज्ञों की भाषा में नॉन स्टेट एक्टर कहा जाता है। साल 1988 में जनरल जिया की एक विमान हादसे में मौत हो गई। इसे पाकिस्तान में एक बड़ा तबका साजिश के एंगल से देखता है। पाकिस्तान की सियासत जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ की परिक्रमा करने लगी। नवाज शरीफ का सियासी उदय जनरल जिया के दौर में ही शुरू हो चुका था। पाकिस्तान में सत्ता किसी की भी हो, कट्टरपंथियों और आतंकियों को पूरा संरक्षण मिलता रहा। इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बड़ी भूमिका निभाने लगी।
वो साल 1999 का था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थे नवाज शरीफ। उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाया, लेकिन मुशर्रफ ने नवाज का तख्ता पलटकर उन्हें नजरबंद कर लिया। ऐसे में नवाज शरीफ को दूसरे मुल्क में शरण लेनी पड़ी। चौथी बार पाकिस्तान की कमान सेना के हाथों में आ गई। साल 2002 में चुनाव की रस्म अदायगी हुई, जिसमें जनरल मुशर्रफ के PMLQ चुनाव जीती। वक्त का पहिया आगे बढ़ा। साल 2007 के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए बेनजीर भुट्टो वापस पाकिस्तान लौटी, लेकिन रावलपिंडी में एक चुनावी रैली के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। सहानुभूति लहर में उनकी पार्टी चुनाव जीत गई। राष्ट्रपति मुशर्रफ पहले ही न्यायपालिका से टकराव के लिए दरवाजे खिड़कियां खोल चुके थे। उन्हें भी राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर विदेश भागना पड़ा। साल 2013 में PMLN सत्ता में आई। नवाज शरीफ तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। इस बार उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी। ऐसे में सेना को भी खेल करने का मौका मिल गया। साल 2018 के पाकिस्तान चुनाव में सेना ने भीतर खाने इमरान खान का समर्थन किया और जोर तोड़ से उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। सत्ता के लिए खींचतान और वर्चस्व की लड़ाई बदस्तूर जारी रही। आर्मी को पाकिस्तान में सबसे ताकतवर माना जाता है, लेकिन एक सच ये भी है कि पाकिस्तान में आर्मी के भीतर भी एका नहीं है। रावलपिंडी में बैठने वाले जनरलों के बीच मनमुटाव और अहम पोस्टिंग के लिए भीतर खाने खेल चलता रहता है। इसमें एक अहम भूमिका निभाती है वहां की खुफिया एजेंसी ISI, जो पाकिस्तान में इतनी ताकतवर है कि चुनावी प्रक्रिया से लेकर अदालतों के फैसले तक को भी प्रभावित करती रहती है। किसी का सत्ता समीकरण बनाने से लेकर बिगाड़ने में ISI की भूमिका हमेशा रहती है। इन सब के अलावा आतंकियों को पालने पोसने और कट्टरपंथियों को खड़ा करने में ISI को महारत हासिल है। मतलब दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान एकमात्र ऐसा मुल्क है जिसमें अनगिनत ताकतें हैं और सभी एक दूसरे से ताकत लेती हैं और देती हैं। वहां की सियासत की सबसे कमजोर नस है कश्मीर। सरकार, सेना और ISI हमेशा अपनी सहूलियत के हिसाब से कश्मीर का राग अलापते रहती हैं। Foreign ministers, we have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. जब इमरान खान की प्रधानमंत्री वाली कुर्सी खतरे में आई तो उन्होंने मुस्लिम देशों के सबसे बड़े मंच यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में कश्मीर राग छेड़ दिया। पहले भी पाकिस्तान के ज्यादातर हुक्मरानों ने कश्मीर के नाम पर अपनी सियासी जमीन मजबूत की। यह भी अजीब संयोग ही है कि इमरान खान को अब भारत की विदेश नीति अच्छी लगने लगी है। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। दरअसल पाकिस्तान ने अपनी बर्बादी का रास्ता आजादी के कुछ साल बाद ही चुन लिया। 1954 में पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठ गया, जहां से उसे डॉलर और हथियार मिलने लगे। एक आजाद मुल्क ने डॉलर के लिए अपनी संप्रभुता से सौदा कर लिया। 1965 और 1971 की जंग पाकिस्तान ने अमेरिकी हथियारों के दम पर लड़ी। बाद में रूस के खिलाफ अफगान युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तानी सैनिकों का इस्तेमाल किया, तालिबान को खड़ा किया। इसमें बड़ी भूमिका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने निभाई। वहां की फौज और ISI बहुत ताकतवर हो गए। कश्मीर में आतंकियों को भेजने लगे। POK में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप लगने लगे, जिनमें हेडमास्टर की भूमिका में पाकिस्तानी फौज के अफसर थे। पाकिस्तान के पिछले 75 साल के इतिहास पर नजर डालें तो ये एक साफ जाहिर होता है कि धीरे धीरे पाकिस्तान में सिविलियन अथॉरिटी, सिविलियन इंस्टीट्यूशंस ये डाइल्यूट हुई हैं, इनका पतन हुआ है और पैरेलली आर्मी और ISI जैसी डीप स्टेट इसकी पकड़ देश की गवर्नेंस पे मजबूत हुई है। साथ ही साथ कुछ फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जिनका इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में बढ़ा है। अमेरिका पर 9/11 हमले के बाद समीकरण पूरी तरह से बदल गए।
पाकिस्तान ने अमेरिकी डॉलर और हथियारों के लिए अपने 4000 सैनिकों और 35,000 निर्दोष लोगों को मरवा दिया और पोल पट्टी तब खुली जब ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी सील कमांडोज ने मार गिराया। पाकिस्तान आतंकियों की जन्नत और आईएसआई आतंकियों की मैनेजर की भूमिका में है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। वहां के घरेलू नीति से लेकर विदेश नीति तक में सरकार, सेना और आईएसआई तीनों की भूमिका रहती है। पिछले साल अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद आतंकियों की सरकार बनवाने में मदद के लिए तो आईएसआई चीफ खुद काबुल पहुंच गए थे। डेमोक्रेसी न होने की वजह से इंस्टीट्यूशन में जो डेमोक्रेसी के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाए हैं पाकिस्तान में, है ही नहीं वहाँ पे। तो सब सेना, फिर दूसरे सेना का कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाओं के साथ एक जुड़ाव है जो उनको मान्यता प्रदान करते हैं, जो उनको लेजिटिमेसी देते हैं। हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकी सरेआम घूम रहे हैं, तो अफगानिस्तान से लगे इलाकों में भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे आतंकी संगठन सक्रिय हैं। आज की तारीख में कट्टरपंथी और आतंकी पाकिस्तान में इतने ताकतवर बन चुके हैं कि वो इस्लामाबाद में बैठी सरकार को भी चुनौती देने में नहीं हिचकते। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने मुल्क को हमेशा अपनी निजी जागीर की तरह इस्तेमाल किया है, तो आर्मी के जनरलों ने मुल्क को अपनी जरूरतें पूरा करने वाले एक साधन के तौर में। ऐसे में पाकिस्तान की विदेश नीति भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बदलाव के साथ बदलती रही। महाशक्तियों के पावर गेम में पाकिस्तानी कभी इस गोद में तो कभी उस गोद में बैठते रहे हैं। मुल्क की तरक्की के बारे में ईमानदारी से कभी न तख्ता पलट करने वाले सैन्य तानाशाहों ने सोचा, न चुनाव जीतकर सत्ता हासिल करने वाले हुक्मरानों ने। अपना रसूख बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने स्वतंत्र विदेश नीति की जगह अमेरिका का पिछलग्गू बनने में फायदा देखा। अमेरिकी हथियारों के दम पर भारत से उलझा तो उसे पूर्वी पाकिस्तान खोना पड़ा। भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर के लिए उसने कट्टरपंथियों और आतंकियों की जमात खड़ी की, जो आज उसके लिए भस्मासुर साबित हो रहे हैं। दुनिया में पाकिस्तान की गिनती एक फेल्ड नेशन के तौर पर होती है। अगर मेडिकल साइंस के लिहाज से देखा जाए तो एक देश के रूप में पाकिस्तान की तुलना वेंटिलेटर पर पड़े उस मरीज से हो सकती है जिसके ज्यादातर अंगों ने काम करना बंद कर दिया और जिसे कोई चमत्कार ही बचा सकता है। पाकिस्तान अगर मौजूदा सियासी उथल पथल से उबर भी जाए तो भी उसके टूटने का खतरा ज्यों का त्यों बना रहेगा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।